नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज अपनी अपनी योग्यताओं के लिए खास मानी जाती हैं। और ऐसे में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की एक ऐसी यूनियन टेरिटरी की जो कि पर्यटन के साथ साथ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी जानी जाती है, जो कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि पिछले दिनों भारत के माननीय प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप के संदर्भ में उसे एक प्रिस्टाइन ब्यूटी और अनटैप्ड पोटेंशियल को बताना लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस को और बड़ा कर देता है, जिसे हम स्ट्रैटेजिक रूप से तो जानते ही हैं। तो ऐसे में मेजर जनरल सीपी सिंह हमारे साथ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, लक्षद्वीप में ये कहा जाता है कि टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 10 में जो है ह्यूमन पॉपुलेशन देखी जाती है और लगभग 73,000 की पॉपुलेशन वहां पर बसती है। तो ऐसे में सर, अनटैप्ड पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन करता है लक्षद्वीप पर्यटन से हटकर अपने समुद्र से घिरे हुए उस ढांचे को लेकर? क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू गौरव। और आज फिर हम ट्रू हंट के जो व्यूअर्स हैं उनसे मुखातिब हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप लोग, जो लक्षद्वीप के बारे में। क्योंकि देखिए, लक्षद्वीप के बारे में एक छोटा सा ट्यूट और उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसे मालदीव्स को पसीने आ गए और वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, जो कि अभी तक शांत नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो दूसरे कंट्रीज ने भी मालदीव्स का विरोध किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉमर्शियल सेंटर यहाँ से मालदीव से होके निकलता है। तो मालदीव्स के बहुत मायने हैं, जबकि बहुत सिंपल सा ट्यूब था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बहुत ही प्रिस्टीन और ब्यूटीफुल और सुंदर एक लोकेशन है। मैं रिटायरमेंट से पहले एडीजी एनसीसी केरला एंड लक्षद्वीप था, तो मैंने लक्षद्वीप का ऑफिशियल दौरा किया है और जितने भी उनके आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उनमें विजिट किया है 3-4 दिन। बहुत ही सुंदर आइलैंड है। वहाँ की पूरी पॉपुलेशन मुस्लिम है, छोटा जीवन स्तर है, खुश रहते हैं लोग। हमारे जो पूर्वजों ने भी आजादी के बाद से इसको कहीं ये इनका इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए और इसका कुछ और लोग आके फायदा ना उठा लें, इसलिए उसको थोड़ा अनटच रखा है, उस आइलैंड की जो नेचुरल ब्यूटी है। तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। जैसे कि एक लैंड से आपका जो इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड हो जाता है। अभी ये एक तरह से हमारा एक आर्म है, जैसे साउथ वेस्ट हिंद महासागर में जैसे हम एक हाथ एक्सटेंड कर दें और जिसकी फिंगर्स बाहर की ओर हों, तो ये हमारा एक एक्सटेंशन है। और फिर वहां से हमारा 200 नॉटिकल माइल का इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। यानी हमारे पास सी के अंदर एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया, नॉट ओनली लक्षद्वीप तक बल्कि लक्षद्वीप से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इकोनॉमिक जोन हो जाता है, जिसको कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम हिंद महासागर में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं, तो हिंद महासागर में अगर हमें अपना डोमिनेशन रखना है और रूल बेस्ड ऑर्डर को सभी लोगों से फॉलो करवाना है, तो वो एक हमारे प्रहरी के रूप में सामने निकल के आता है। Sir, Indian military planners are now starting to believe that Lakshadweep Islands can be used to counter China growing influence in the neighboring nations like Maldives, Mauritius, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar। और सर, इसको किस तरीके से अब देखा जाता है? अगर आपको अपने स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना हो, तो अब किस तरीके से देखेंगे? देखिए गौरव, अभी पिछले कुछ दिनों में जब से चाइना काफी पावरफुल हुआ है, इकोनॉमिकल माइट एंड मिलिट्रीली अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, तो साउथ चाइना सी से और पैसिफिक ओशियन से निकल के वो हिंद महासागर में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। क्योंकि उसका अपना तो लैंड है नहीं हिंद महासागर में, तो उन्होंने वेरियस कंट्रीज के साथ में पैक्ट किया है और उनके बेसेस वहां पे बनाए हैं। जैसे श्रीलंका में मटोटा बेस उन्होंने ले लिया हार्बर, पाकिस्तान में ग्वादर बेस बना रहे हैं। इसी तरह और जो दूसरे कंट्रीज में हर एक कंट्रीज के साथ में एक एक बेस बना के उस एरिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो एक नेचुरली हमारा लाइन है, हमारा राइट है कि हमारे पास ये आइलैंड्स हैं जो कि हमारी टेरिटरी को एक्सटेंड करते हैं 400 नॉटिकल माइल तक। तो हम उस पर अगर अपना बेस बनाएं तो हम चाइना के इस इन्फ्लुएंस को काफी हद तक काउंटर कर सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका का भी एक शिप हमारे लक्षद्वीप के एरिया के काफी नजदीक से निकल के गया। वो क्या दर्शाता है कि दूसरे कंट्रीज भी, बड़े बड़े सुपर पावर्स भी इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। और इंडिया, क्योंकि बाय द लोकेशन ऑफ इट हम वहां पे सबसे क्लोजेस्ट हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा उसके ऊपर डोमिनेशन होना चाहिए। साथ ही आपने देखा जैसे मालदीव्स अभी चाइना की तरफ झुक रहा है और हमें कह रहा है कि आप यहाँ से अपने जो एयरक्राफ्ट हैं या जो छोटा सा बेस है उसको वहां से निकाल लीजिए। अगर हमको कल को मालदीव से अपना बेस वहां से हटाना है
तो लक्षद्वीप इज द आइडियल लोकेशन जो उसी एरिया को डोमिनेट करता है। मैं आपको डिफेंस पे ले आऊंगा सर। उसमें मैं जो हमारी विंग्स हैं डिफेंस फोर्सेस की, ऑफ कोर्स और भी एजेंसीज जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखती हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, उसमें से मैं आज जो है आपका ध्यान इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ लेके जाऊंगा, जो कि 2010 में जिसके लिए कहा गया था कि इंडिया कमीशन कोस्ट गार्ड स्टेशंस इन कवराती एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, thus boosting the presence of Indian Coast Guard। उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें सर। और अब जो हमारे कोस्ट गार्ड हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो हमारे समुद्र में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और समुद्र के अंदर हमारे हितों की रक्षा करते हैं राइट। और पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जिससे कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, राइट। कोई पायरेसी, कोई इस तरह की घटना राइट। हमारे आसपास ना हो। राइट। तो जो कवरत्ती है वो मेन आइलैंड है और जो मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो वहां से काफी दूर है, नीचे साउथ की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में होके जो चैनल 9 कहते हैं वो पास करता है, यानी वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। जो ज्यादातर ट्रैफिक सी कम्युनिकेशन का जो पैसिफिक की तरफ जाता है रेड सी की तरफ से निकल के, वो इस दोनों आइलैंड्स के बीच में से होके निकलता है। तो कोस्ट गार्ड ने अपने दोनों तरफ स्टेशन बनाने के बाद इस एरिया को और इस जो ट्रैफिक को, जो सी से कम्युनिकेशन से जो ट्रैफिक है, उसको बहुत ही बखूबी वो वहां से मॉनिटर कर सकते हैं। हाल ही में मैंने भी अब इंडियन कोस्ट गार्ड की एक प्रेस मीट अटेंड किया और उसमें किस तरीके से मुस्तैदी से इंडियन कोस्ट गार्ड जो है काफी प्रोग्रेसिंग रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे में दर्शाया गया था, जिसमें ऑफ कोर्स लक्षद्वीप पर भी चर्चा की गई थी कि किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पे अपनी पकड़ बनाए हुए है। सर मैं अगला जो सवाल आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगा, उसमें ऑब्वियसली जॉइंट डोमिनेशन ऑफ आईओआर, जिसमें लक्षद्वीप कैन बी यूज्ड एज अ हब फॉर ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर नेवल फोर्सेस इन द आईओआर। ऑफ कोर्स उसमें हम क्वाड को नहीं भूल सकते। इट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल फॉर जॉइंट एक्सरसाइजेस विद फ्रेंडली फोर्सेस लाइक क्वाड। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से तो सब वाकिफ ही हैं। तो लक्षद्वीप को एक ऐसा आइलैंड और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे माना जाता है जहां से ये डिफेंस एक्सरसाइज इजीली हो सकती हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि आपको हम बात करते रहते हैं कि वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर। राइट। दुनिया में और बहुत सारी शक्तियां उभर रही हैं, सिर्फ एक रशिया और अमेरिका यही दो पावर नहीं है, या फिर अभी रशिया यूएसएसआर जो है खत्म हो गया तो अमेरिका काफी दिनों तक यूनि पावर रहा। अभी मल्टीलेटरल जैसे सब अपने रीजनल पावर्स बहुत बीच बीच में उभर के आ रही हैं और भारत भी उनमें से एक है। और हिंद महासागर के ऊपर हमारा यूक्रेन से डायरेक्ट डोमिनेशन है। तो जिस तरह हम मल्टीलेटरल अलायंसेस बना रहे हैं और भारत इनवेरिएबली सारे अलायंसेस का एक हिस्सा होता है, चाहे कोई भी कंट्रीज का, दुनिया के बड़े 6 कंट्रीज का अलायंस बने, चाहे G20 बने या क्वाड बने, इंडिया के बिना कोई अलायंस नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी लोकेशन एक तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी है, सेकेंडली हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक मिलिट्री माइट। तो अगर भारत के साथ जो नए नए अलायंसेस बन रहे हैं सिक्योरिटी के, और हम एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि दुनिया का सारा काम सुचारू रूप से चल सके और सभी लोग ग्रो कर सकें। हम किसी को थ्रेटन नहीं करना चाहते, किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते। इसी को जो हमारे जैसे क्वाड जैसे अलायंसेस हैं, अगर इस तरह के जो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है तो उसमें आपस में फोर्सेस को मिलके, इंटरनेशनल फोर्सेस को मिलके जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। हिंद महासागर में एक बहुत ही आइडियल बेस हो सकता है जहाँ की जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और साथ में छोटे कंट्रीज को भी मिला लें, श्रीलंका, मॉरिशस वगैरह को, साउथ अफ्रीका को, तो उन सबकी एक कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज इस एरिया में कर सकते हैं, जो कि एक तो मैसेज जाएगा जो सी पायरेट्स को और जो नॉन लॉ अबाइडिंग ग्रुप्स हैं जैसे हौती वगैरह जो कि सी के अंदर बदमाशी करते हैं, उनको एक मैसेज जाएगा कि ये सब कंट्रीज एक साथ मिल जाएंगे तो तुम्हारा टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बोला। और सर एक और संदेश भी जाएगा हमारे नेबर चाइना को कि इंडिया की मजबूती को लेकर और किस तरीके से इंडिया के पास ये स्ट्रैटेजिक आइलैंड मौजूद है जो कि काउंटर अटैक है चाइना को किसी भी परिस्थिति में देने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरे वर्ल्ड को और इंक्लूडिंग चाइना को ये मैसेज जाएगा, डोंट मेस विद मी, दैट इज इंडिया। अब मैं आपका ध्यान जो है ले जाऊंगा ऑफ कोर्स इंडियन नेवी की प्रेजेंस को लेकर। इसमें इंडियन नेवी द्वीप रक्षक कहा जाता है इन कैपिटल कवराती। तो इसकी स्ट्रेटेजिक जो है वो इंपॉर्टेंस वहां पर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर लाइट देना चाहें सर। शुरू में हमारी नेवी जो है वो बहुत
कम थी, और हम सिर्फ अपने कोस्टल एरियाज को ही पेट्रोलिंग कर सकें और सेफ गार्ड सकें, इतनी हमारी क्षमता थी। अभी धीरे धीरे पिछले 75 सालों में और मोर सो पिछले 20 साल में हमारी क्षमता काफी बढ़ी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने लक्षद्वीप पे अपनी प्रेजेंस बनाई है, और जो द्वीप रक्षक हमने बनाया है वो एक तरह का हमारा नेवल बेस है, जहां से कि हम ऑपरेशंस आगे लॉन्च कर सकते हैं। रेड सी की तरफ हम अपने रीच को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदते हैं वो किस लिए खरीदते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि हम अपनी रीच को समुद्र के अंदर ले जा सकें, अपने सोर्स से और आगे ले जा सकें, और एक इंडिपेंडेंट एरिया में जहाँ पे कि कोई लैंड बेस नहीं है वहां से हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करें, हमारी नेवी ऑपरेट करे। इसीलिए हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदते हैं। एक तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और एक तरफ ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ये दो हमारे एक तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर का ही काम करते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर को तो फिर भी दुश्मन जो है सिंक कर सकता है। ये तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि बहुत ही ईश्वर की दी हुई हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस पोजीशन है, जिसको कि हम फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सर, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, उनके शब्द लक्षद्वीप के संदर्भ में सबसे पहले तो अनटैप्ड पोटेंशियल, उसके बाद प्रिस्टाइन ब्यूटी, ये सब शब्द जो है लक्षद्वीप के संदर्भ में कहना, और साथ ही एक दूरदर्शी जो है वो सोच रखना। मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि जिससे ये भी देखा जा रहा है कि दीज फैसिलिटीज can serve tourism and military needs alike, with most infrastructure development funding coming from the growing tourism industry। तो किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री का बूस्ट होना हमारे डिफेंस को भी और मजबूत करेगा लक्षद्वीप के एरिया में। तो कैसे देख रहे हैं आप एक डिफेंस पर्सनल के रूप में इसको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच जहाँ बाकी लोगों की सोच खत्म होती है उसके आगे शुरू होती है, तो वो बहुत दूर का सोचते हैं। जब ये मालदीव्स में प्रॉब्लम हो रही होगी और जब ये लग रहा था कि उनकी चाइना फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां आने वाली है और वो हमें चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनका इलेक्शन प्लान यही था कि क्विट इंडिया यानी इंडियन फोर्सेस को वहां से निकालना है, तभी उन्होंने सोच लिया होगा कि हमें लक्षद्वीप को मालदीव से बेटर अपना पोस्ट इंडियन ओशियन रीजन में बनाना है। और उनका लक्षद्वीप जाना भी इसी एम के साथ था, बिना एम के वो कोई काम नहीं करते, आपको पता है। तो लक्षद्वीप जाके न्यू ईयर छुट्टी मनाने नहीं गए थे, वो दुनिया को एक मैसेज देने गए थे कि ये भी भारत का एक हिस्सा है। और यहाँ पे अगर हम डुअल यूज पोटेंशियल, जैसे हम रनवे बनाते हैं तो उसमें सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है, आर्मी का एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है। अगर हम हेलीपैड बनाते हैं तो उसपे हेलीकॉप्टर आर्मी का भी लैंड कर सकता है, सिविल का भी लैंड कर सकता है। तो उसमें क्या होगा कि टूरिज्म को जब ये फैसिलिटीज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करेंगे, जब हम शिप की जेटीज बनाएंगे, हार्बर्स बनाएंगे, तो वहां रोड्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे, इंटरनेट पहुंचाएंगे, तो उस क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही टूरिज्म का विकास होगा। टूरिज्म से जो पैसा आएगा उसी से ये फैसिलिटीज क्रिएट होंगी, और ये फैसिलिटीज अगर जरूरत पड़ी तो हमारी डिफेंस फोर्सेस भी इसको और आगे यूज कर सकते हैं। सर, लक्षद्वीप का जैसे कि कहा जाता है एक यूनियन टेरिटरी का डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर के हाथ में होता है, और उसमें ऑब्वियसली काफी चीजें करने में भी कोई समस्या नहीं आती, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। खास करके मैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, जहां पे दिक्कतें नहीं आती परमिशंस और सैंक्शंस को लेकर। और हाल ही में जैसे कि गवर्नमेंट हर 5 साल में मालदीव्स की बदलती रहती है, तो किस तरीके से मालदीव्स की बदलने वाली गवर्नमेंट से भी इंडिया को इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम दूसरे देशों पे डिपेंड न करके, जैसे हमें आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा संदेश है दुनिया को, तो हम बेसिस में भी आत्मनिर्भर हो जाएं। हम क्यों मालदीव्स में बेस बनाएं, हम अपने मिनिकॉय में बेस बनाएंगे, कवरत्ती में बेस बनाएंगे, जो कि उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि मालदीव्स में हमारा बेस होता, जबकि वहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी रहते हैं, जबकि हमारी यूनियन टेरिटरी में कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं। इस लक्षद्वीप को केरला में न मिला के यूनियन टेरिटरी बना के रखने में भी कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का और हमारे मिलिट्री थिंकर्स का एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चेंजेस हम वहां पे लाना चाहते हैं वो एब्रप्ट नहीं होने चाहिए और इंक्लूसिव होने चाहिए। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एक आइलैंड है जो कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे ट्राइब्स भी बसती हैं। कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जिन्हें हमने बिल्कुल ही सेपरेट रखा हुआ है, अनटच्ड रखा हुआ है, ताकि उनकी जो एक प्रेस्टीज है वो मेंटेन रहे, उन्हें अपना एक एरिया जोन मिले अपने जो है रिचुअल्स को, रिलीजन्स को सब निभाने के लिए। ऐसे में जो कॉमन पब्लिक है वहां का स्ट्रैटेजिक रूप से
या डिफेंस फोर्सेस की मदद करने में किस तरीके से पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया जा सकता है? जब भी हम कहीं पर कोई बेस बनाते हैं तो लोकल्स का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन जो ट्राइब्स जैसे आप कह रहे हैं वो आइसोलेशन में है, वो अपनी उसको स्वायत्तता को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम उन आइलैंड्स पे डिफेंस डेवलपमेंट ना करें। देखिए 36 में से ओनली 10 आइलैंड्स हैं जिसपे पॉपुलेशन है, तो और राइट। बहुत सारे 26 आइलैंड हैं जिनको हम डिफेंस बेसिस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के लोकल्स इन्वॉल्व होते हैं और हम उन लोकल्स को कुछ काम देते हैं वहाँ पे, तो जो डिफेंस की फैसिलिटीज हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हैं, स्कूल फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं, उनका लोकल्स भी फायदा उठा सकते हैं। और हम लोकल्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं कि उनको पूरा जो सी है, उस साइड का जो एरिया है, वो अपने बैक ऑफ द पाम की तरह पता है। वो हमारे गाइड्स हो सकते हैं, वो हमें उस सी में भी रास्ता बता सकते हैं। हमें उनसे वेदर के बारे में जो उनका नेचुरल प्रिडिक्शन होता है, वो हमारी मशीनों भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, जो वो बता देते हैं कि अभी मौसम खराब होने वाला है या अभी सुनामी आने वाली है। दोनों तभी को ही आजकल फायदा ये कहा जा रहा है बी वोकल फॉर अ लोकल, जो कि डिफेंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है बाहर रह करके। मेरा आखिरी लाइनर सर आपसे है, ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजिक रूप से अगर लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है, वो डेवलप की जाती है तो दर्द किस किस नेशन के पेट में होने वाला है? है। गौरव, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो लक्षद्वीप इज अ स्वॉर्ड आर्म, राइट हैंड है, तो वो हमारे हिंदुस्तान की स्वॉर्ड आर्म है। और उसको जब अगर हम मजबूत करेंगे तो उन लोगों को ही दर्द होगा जिनके ऊपर वो तलवार चलेगी। और खास तौर से हम इससे ये वर्ड निकाल सकते हैं कि हम अपनी स्वॉर्ड आर्म को और मजबूत करने जा रहे हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान की तरफ गलत निगाह डालने वालों सतर्क हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर।